हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे दर्पण तथा दर्पण के प्रकार और दर्पण के प्रत्येक प्रकार के बारे में, समतल, अवतल और उत्तल तीनों के बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। और साथ में ये भी जानेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम कहाँ से क्वेश्चन उठाने वाला है और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो साथ में हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि दर्पण स्टार्ट करने से पहले दर्पण क्या है, उससे पहले अगर आप प्रकाश तथा प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नहीं देखो तो कृपया जाके वो जरूर देख लो, उसके बाद ही ये क्लास को अटेंड करना, वरना आपको दर्पण कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूंगा परावर्तन किसे कहते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि सर ये परावर्तन क्या होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लो, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम लेट स्टार्ट करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो देखो दर्पण क्या है, मैंने समझाया था आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो दर्पण जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते होंगे वो क्या रहता है, एक प्रकार का शीशा है। उसके एक साइड को हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, और दूसरे साइड पे अगर हम प्रकाश डालते हैं और अपना चेहरा अगर देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या बनता है, मेरा एक इमेज बनता है। तो दर्पण कुछ नहीं होता है, ये ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा वस्तु है जिसपे क्या होता है, प्रकाश पड़ने के बाद जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है और वहां पे हमारा वस्तु जो है प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, मेरे ऊपर जो लाइट पड़ता है उस लाइट को उस दर्पण पे जाता है, दर्पण के बाद मेरे आंख में जाता है, फिर क्या होता है उस दर्पण में जो मेरा इमेज बनता है वो हमें दिखलाई पड़ता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण, सॉरी अपवर्तन नहीं परावर्तन के कारण। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आज हम समझाते हैं कि पहले दर्पण किसे कहते हैं, जो परिभाषा के अनुसार है, जो आपको एग्जाम में लिखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से नोट्स बनाना है किस चीज का। तो देखो दर्पण वह वस्तु है जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब चित्र बनाता है, इमेज बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और दर्पण का आपको याद रखिए, कोई भी अगर दर्पण होगा तो उसका एक भाग जो होगा वो रंगा होगा, तभी वो दर्पण का काम करेगा, अन्यथा वो दर्पण का काम नहीं करेगा। अगर आपके पास अगर ऐना होगा, आपके पास अगर शीशा होगा, तो उस शीशे में जरूर आज जाके देखना कि पीछे वाला जो भाग होता है वो रंगा हुआ होता है। अगर आप उस पेंट को किसी तरह हटा दो वो दर्पण का काम नहीं करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो दर्पण कितने प्रकार के होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो दर्पण तीन प्रकार के होता है, कौन कौन, एक होता है समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर जो अपने घर में हम यूज करते हैं, वो जो होता है जनरली मेरा समतल दर्पण ही होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं हम लोग, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो हम विस्तृत तरीका से जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट देते हैं। कुल मिला के मेरे पास कितना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीन प्रकार के दर्पण हो जाता है। ठीक है, और आपको याद भी रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जनरली ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट। अब हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, और मिरर में मतलब दर्पण में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलो अब लेट स्टार्ट, दर्पण स्टार्ट करते हैं, वो भी समतल। आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो अवतल दर्पण के बारे में, उसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में बारी बारी से देखते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखो मेरे भाई, समतल दर्पण जो आप अपने घर में देखे होंगे ना, वो बेसिकली समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जैसे आप ये बोर्ड को देख रहे हो ना, ये बोर्ड को, ये बोर्ड मेरा क्या है, एक प्रकार का समतल है। तो समतल है तो यार ये तो अभी बोर्ड है, लेकिन अगर इस पे हम शीशा लगा दें, पूरे चारों ओर कवर कर दे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक समतल जैसा शीशा बन जाएगा ना। तो इसके अगर उस साइड क्या कर दें, अगर हम पेंट कर दें या फिर बोर्ड का लेयर बन जाएगा, तो ये क्या करेगा, परावर्तक का काम करेगा, और परावर्तक का काम करेगा तो वही मेरा समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण कुछ नहीं होता है भाई, मेरा एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल मतलब सपाट हो, किसके तरह, जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, उसकी तरह ये हथेली है, इसके तरह ये जो घर में आप शीशा देखते होंगे, आप जिसमें अपना चेहरा देखते होंगे, उस जो वो जो दर्पण होता है ना, वो भी मेरा क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, आप अपने जानकारी के लिए इसको नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड नहीं पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, आपको समझना था कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ कि इसमें फिगर कैसे बनता है, ये जरूरी है, ये पॉइंट तो बताता हूँ। देखिए ये मेरा, अगर मान लीजिए हम इसको समतल दर्पण मान लेते हैं, क्योंकि हम तो फिगर में मान लो ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना, ऐसे जैसे ये मेरा ऐसे होता है, ये जो प्लेन है ना, इसी को हम दर्पण बोलते हैं। मान लो कि ये समतल दर्पण है, तो ऐसा ही कुछ मेरा होता है समतल दर्पण, जो बिल्कुल प्लेन हो, सीधा हो, सपाटा हो, और ये जो परावर्तक का काम करता है, जिसमें हमारा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है,
जिसमें हमारा चित्र बनता है उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। जो हमारे अक्सर घर में रहते हैं, घर में जो हम मुंह देखते हैं ना, वो होता है बेसिकली। देखो मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई भी वस्तु है, मान लो यहाँ पे एक हम पेड़ बना लिए, ठीक है, ठीक है। इस पेड़ का और यहाँ पे एक हम शीशा रख दिए, मतलब ऐना समतल दर्पण रख दिए, ठीक है। तो समतल दर्पण में कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी यहाँ पे मेरा क्या है, आंख है, ठीक है। तो आंख है यहाँ पे मेरा, तो बताओ मेरे भाई कि कैसे बनेगा। तो यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश होगा, सन जो होगा, या किसी भी प्रकार का प्रकाश, बेसिकली सन ही होता। मान लो यहाँ पे जो सन का प्रकाश रहता है, तो क्या होता है, इस पे लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद ये कि किस पे भेजेगा, ऐसे करके दर्पण पे भेजेगा, ठीक है। ऐसे करके दर्पण पे बहुत सारी किरणें आते रहते हैं, इसका मतलब एक नहीं, सिंगल एक नहीं, बहुत सारे अनंत किरणें आते हैं लाइट का। और वो अनंत किरणें को क्या करता है, इसी प्रकार से ऐसे आता है। और दर्पण तो ये मेरा क्या रहता है, इधर इस भाग से रंगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, परावर्तक सतह का काम करने लगता है, और ये सीधे क्या करने लगता है, ये मेरे आंख पे आता है, ऐसे मेरे आंख पे सीधे सीधे पड़ने लगता है, ठीक है। और आंख में पड़ने के बाद इस पे हम यहाँ पे जो है इस वृक्ष का प्रतिबिंब बनता है, और जो रिफ्लेक्ट होता है ना, वो कैसे होता है, तो जैसे मान लो ये मेरा ना, ये ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये डॉट डॉट ऐसे जाएगा, ये इसका प्रवर्तक ये और ये कुछ ना, यहाँ पे जो कटेगा ना, मतलब इसका जो किरण होगा और इसका जो आंख में जो प्रकाश जाता है, इसका किरण, ये आपस में कहीं एक बिंदु पे कट रहे होते, यहाँ कुछ कट रहे होते, ठीक ना। ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो दोनों आपस में देख रहे हैं ना, कट रहा है। तो इसी कटान बिंदु पर ना मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और कितने दूरी पे, ये मेरा समतल दर्पण है ना, तो जितने आगे मेरा वस्तु रहता है, ये भी आपको या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे, जो हम आगे चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होते हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ कि जहां पे मान लीजिए आप एना से 10 मीटर की दूरी पे अगर शीशा को रखे हैं, समतल दर्पण को अगर इस वृक्ष के पार रखे हैं ना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस शीशा में, ये भी आपका 10 डिस्टेंस पे ही बनेगा, 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा। ये समतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी होता है, ये भी आपको याद रखना है, हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु इसका जो होगा कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके मेरे आंख में आएगा, जो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये नॉर्मल था, आसान था। इससे जो इसका विशेषता होता है ना, इसका प्रॉपर्टी होता है, वो हम अब जस्ट इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ तक आप लोग मेरे भाई नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिगर भी नोट करना अच्छे से, ये भी नोट कर लेना, ताकि आपको कभी समझने में परेशानी ना हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब हम समतल दर्पण की विशेषता के बारे में जानते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट भी है, आप बोल सकते हो 110% आपके लिए जरूरी है, आपको दिमाग में हमेशा याद रहना चाहिए ये चीज, समझ गए ना। तो आप इसको VVI लगा के अभी कॉपी में नोट कर लो। और मैं आपको बता दूं, क्या आप लोग सिर्फ सिनेमा की तरह मेरे वीडियो को तो नहीं देख रहे हैं ना, आपको नोट बनाते चलना है साथ साथ, समझ गए ना। नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नोट आप नहीं बनाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको नोट्स बनाना, और ये आपको 110% याद रहना चाहिए। समतल दर्पण किसे कहते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन आपको समतल दर्पण की विशेषता याद रहना चाहिए। यहाँ से आपके 2-3 नंबर वैसे ही ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है। मैं समझाता हूँ कि पहला प्रॉपर्टी और पहला विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, आभासी होता है या काल्पनिक होता है। क्या इसका मतलब हुआ, तो मेरे भाई समतल दर्पण जो होता है, प्रतिबिंब जानते हो ना, जिसको मैंने समझाया था। प्रतिबिंब का मतलब चित्र, आपका चेहरा, आपका इमेज, आपका फोटो जो उस दर्पण में बनता है, वो हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण के द्वारा जब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है या आभासी, आप उसको बोल सकते हो। तो ये काल्पनिक और आभासी है क्या, इसको समझाते हैं, चलिए। तो काल्पनिक का क्या मतलब हुआ, इसको आप ना किसी भी पर्दे पर नहीं उतार सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ इसको आप देख सकते हो, कल्पना कर सकते हो। जैसे कल्पना का क्या मतलब हुआ समझो, या काल्पनिक का मतलब, आप अभी फिलहाल के लिए सोचो कि मैं चांद पे होता, क्या मैं चांद पे हूं, क्या मैं चांद पे जा सकता हूं, तो ये क्या कर रहे तुम, क्या चल सोच लिया चले गए। या ऐसा हो सकता है कि अभी तुमने जस्ट सोच लिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, या अभी मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता वो कर देता, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, क्या तुम्हारे सोचने से, या मैं खुद के हुल ले लो, मैं बोलूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री आज बन जाऊंगा, कल बन जाऊंगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है।
मैं नहीं बन सकता हूं। तो ये बात क्या कर रहा हूं, मैं इमेज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं उसी सोचने को ना जिसको मैं सिर्फ सोच के ही रह जाऊं। इस फिगर को, इस प्रतिबिंब को सिर्फ सोच के ही रह जाना पड़ेगा, सिर्फ देख के ही रह जाना पड़ेगा। इसको आप फिगर के जरिए उतार नहीं सकते हो किसी भी बोर्ड पे या किसी भी पर्दा पे या किसी भी दीवार पे या किसी भी इमेज में आप इसको उतार नहीं सकते हो, इसको आप प्रिंट आउट नहीं करा सकते हो, ऐसे समझो, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं काल्पनिक आभासी, जिसको सिर्फ पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मैं अभी भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये चीज काल्पनिक है मेरे लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो आपको काल्पनिक समझ में आया पहला पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सदैव काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, आपको अच्छे से याद कर लेगा, ठीक है। उसके बाद चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब यानी चित्र का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जब आप समतल दर्पण का चर्चा करते हैं, आप ही घर में देखो, जब समतल दर्पण आप यूज करते हो, प्लेन मिरर यूज करते हो, तो क्या आप जब शीशा में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो क्या आपका चेहरा छोटा रहता है या फिर बड़ा रहता है? नहीं, एग्जैक्ट सेम रहता है। तो समतल दर्पण का दूसरा विशेषता क्या है कि वस्तु के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब यानी चित्र का आकार। ये आपका सेकंड पॉइंट याद रखना है, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी अगर समतल दर्पण यहाँ पे लगाऊं, मैं अपने सामने, मैं अपने आप को समतल दर्पण में देखूं तो क्या होगा बताओ? तो जितना बड़ा मैं हूं ना उतना ही बड़ा उसका चित्र उसमें बनेगा। तो समतल दर्पण का दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है और हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। समझ गए ना? तो चलो ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो अब हम अगली विशेषता के बारे में जानते हैं कि क्या है मेरा समतल दर्पण की अगली विशेषता। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दो विशेषता में आपको कभी परेशानी नहीं हुआ होगा या आपको होना भी नहीं चाहिए। तो जैसे मेरे भाई मान लो ये 10 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है, मान लो कि अभी हम वस्तु या तीर का निशान बना दिए, इसका जो टोटल ऊंचाई है ना ये मेरा मान लो 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक हम समतल दर्पण को रख दिए, इसमें भी जो इसका जो इमेज बनेगा ना, इसका जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, ठीक है मेरे भाई। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, मतलब वस्तु का, ठीक है। यही था मेरा समतल दर्पण का दूसरा प्रॉपर्टी। अब मेरा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि समतल दर्पण में अगर आप वस्तु से जितना पहले खड़ा होते हैं ना, आपका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है। कहने का मतलब हुआ अगर मेरे भाई ये मान लो कि एक दर्पण है, दर्पण से और मेरे बीच का जो दूरी है ना वो मेरा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा जो दर्पण में इमेज बनेगा, समतल दर्पण में जो चित्र बनेगा वो दर्पण से ठीक 15 सेंटीमीटर के बाद बनेगा, ठीक है। मतलब दर्पण के अंदर। ये ना ये मत सोच लीजिएगा कि सर दर्पण ये रहता है, कहाँ देखते हैं कि पीछा में 15 दर्पण, नहीं भाई, उसके अंदर की जो बात हो रहा है ना वो उतना ही दूरी पर बनता है, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ जैसे आप मोबाइल में सेल्फी लेते हैं तो क्या मोबाइल के पीछे जाके बनता है? नहीं ना, मोबाइल में जो फोटो आता है वो मोबाइल के अंदर में आता है। जैसे आप देखिएगा कि मोबाइल को जितना करीब लाके फोटो शूट करते हैं उतना ही भाग का दिखाई देता है। जैसे जैसे पीछे ऐसे करके सेल्फी लेते हैं क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, तभी तो वो मेरा पीछे जो चित्र बनता रहता है बड़ा सा बनता है, वो जाके छोटा बनने लगता है ना। तो सेम दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में सेम कंडीशन होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यही मेरा क्या कहता है तीसरा नंबर प्रॉपर्टी। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको नोट भी करना है, हर एक एक पॉइंट नोट करना है आपको मेरे भाई, समझ गए ना। आपके एग्जाम के लिए इसका प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण के सामने खड़ा होता है। वही मेरे कहने का मतलब है कि जितना दूरी पे आप खड़ा रहिएगा आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही दूरी पे बनेगा। यही मेरा तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार कि मान लो ये मेरे भाई एक दर्पण है, समतल दर्पण की चर्चा हो रहा है यहाँ पे, समतल दर्पण का बात कर रहे हैं, ना कि उत्तल दर्पण ना ही अवतल दर्पण, वो बाद में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ना, उसमें अलग कंडीशन हो जाते हैं, अलग चीजें हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। बताओ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक मान लो कोई है, आप ही में से कोई एक, ठीक है। यहाँ आप जो है ना, यहाँ से ना दर्पण से आप 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हो, तो बताओ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? तो ठीक यहां से ना ये दर्पण के अंदर जो है वो 10 मीटर के दूरी पर ही इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा, ठीक है।
यही मेरा समतल दर्पण का तीसरा गुण है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मतलब हो सकता नहीं, हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। कि आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि 10 सेंटीमीटर दर्पण समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर बनेगा। आपको तो पता है ना, बराबर बनता है। तो 10 सेंटीमीटर अगर दर्पण से आगे बनता है तो 10 सेंटीमीटर के बाद दर्पण के पीछे भी बनेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीका से समझ लेना है। उसके बाद चलो क्या है, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है क्या, प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपका जो चित्र होता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित किसको कहते हैं मैं समझाता हूं। जैसे आपने कभी कोई भी अंग्रेजी का लेटर लेके आप कभी समतल दर्पण के सामने उसको उसके साथ रखे हैं क्या, उसके सामने रखे हैं, आप देखना कि जो आपका ए बन रहा है ना वो ठीक उसके उल्टा बन जाता है। अगर मान लो ये है मार्कर, ये अगर ऐसे है ना तो वो सीधे कैसे बन जाता था, ऐसे बन जाता था। यही मेरा पार्श्व परिवर्तित कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं वहां पे कि मान लो ये ई है, ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट लेटर है। देखो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सा ई बना रहा हूं ताकि समझने में परेशानी ना हो। ये आप ई है ना, ई है। यहाँ पे मान लो कि मेरा मिरर है, ठीक है। और ई को ना आप क्या करोगे, पार्श्व परिवर्तित कैसे हो जाएगा, जब आप समतल दर्पण के सामने रखोगे इसको। मान लो कि ये एक एरो है, ये ऐसे एरो बना देते हैं ताकि समझने में। और इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा आपका समतल दर्पण में वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक ऐसा। कैसा, ऐसा। ये तीर इधर से था ना, ये तीर अब इधर से दिखाई देगा आपको, मतलब ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक रोटेट हो जाता है। ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसी को हम पार्श्व परिवर्तित का घटना कहते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि जब हम अपना फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उसमें क्या होता है। जरूर आप देखिएगा कि जब आप समतल दर्पण उपयोग कर रहे होंगे ना, आप जो ऐसे चित्र देखते हैं ना वो ठीक आपका उल्टा होता है। आप आज जाके जरूर देखना कि जो ऐसे आप करिएगा ना, आप जो आपका राइट हैंड रहता है वो लेफ्ट बनता है, जो लेफ्ट रहता है वो राइट बन जाता है। जैसे इसमें इसके साथ होता है, जैसे आप ई ऐसे करके लिख रहे हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक इसी के प्रकार आप पी ले लीजिए, ये आपके पास पी है ना, ये पी नहीं होगा तो आप ऐसे ही एक इमेज बना के, एक चित्र बना के, और आज आप घर पे समतल दर्पण को ऐसे करके देखिएगा, आपको जो ये पी मिलेगा ना वो ठीक ऐसे मिलेगा। तो ये कैसा बन जाएगा, इसका जो पार्श्व परिवर्तित होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा क्यू के जैसा। पी जो होगा वो क्यू बन जाता है, ठीक है। आपको याद रखना, क्यू तो ऐसा ही होता ना, तो पी जो होता है वो क्या बन जाता है, क्यू। तो आपको याद रखने का तरीका भी मिल गया यहाँ से। जो पी होता है ना हमेशा क्यू बन जाता है। प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तित होता है किसमें, समतल दर्पण में। कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखेंगे, याद रखना है पी जो होता है क्यू बन जाता है, ठीक है। यही मेरा पार्श्व परिवर्तित कहलाता है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इसकी दावा करता हूं, ठीक है। तो चलो यहां तक मेरा चौथा प्रॉपर्टी था। आप इसको अच्छे से नोट बनाओ, क्लियर नोट बनाओ, ताकि आपको फिर रिवीजन करने में कभी परेशानी ना हो। आपसे हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए और नहीं भी आए, कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए भी जरूरी है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन आते हैं क्वेश्चन। तो इसको आप नोट करो। अब हम मेरा आखिरी प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी, वो भी आपको समझाता हूं, बड़ी इजीली समझाऊंगा। उसके बाद इस पे एक दो क्वेश्चन भी जाते जाते आप लोग को करा दूंगा, क्योंकि लंबा लेक्चर नहीं लेना चाहता हूं, छोटा छोटा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा देखने में, आपको भी बोरिंग नहीं होगा, थोड़ा समय में देख लेना है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पांचवा प्रॉपर्टी मेरा क्या है, कोई भी वस्तु समतल दर्पण से भी वेग से जा रहा है ना तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरे भाई, जब आपके पास समतल दर्पण है ना, अगर आप जो है पहले वेग जानते हो या नहीं, तो जनरली सीधे तरीका से समझ लो कि वेग मेरा एक प्रकार का चाल ही होता है। चाल जानते हो कि नहीं, कितने स्पीड से हम चल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो वेग मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वही मेरा क्या हो जाता है, वेग होता है। जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी प्रकार से जो मेरा वेग होता है, अगर आप 9th में पढ़े होंगे तो वेग होता है क्या, मेरा जो विस्थापन होता है उसको अगर हम समय से भाग देते तो मेरा वेग निकलता है। तो वेग यहाँ पे आपको सीधे सीधे जान लेना है कि मेरा स्पीड, समझ गए ना। लेकिन वेग और जो स्पीड है, चाल है, उसमें अंतर होता है,
समझ गए, ये सदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे वो सब चीज बात की बात है, लेकिन यहाँ पे वेग को अभी चाल मान लो फिलहाल के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होके वहां पे समतल दर्पण को रख दिया और यहां से आप अगर 10 सेंटीमीटर की स्पीड से जा रहे हैं ना, 10 सेंटीमीटर, मैंने अगर ये मार्कर है इसको अगर 10 सेंटीमीटर की स्पीड से अगर इसको ऐसे किया तो वो जो है दर्पण उसमें ना जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर से मुझे अपने ओर आते हुए दिखाई देगा। यही मेरा पांचवा प्रॉपर्टी कहता है। मतलब अगर v वेग से जा रहा है तो प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल से समझाता हूं कि एक मान लो ये समतल दर्पण है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये ना यहां से इधर 10 मीटर प्रति सेकंड से ये ना इस दर्पण के तरफ जा रहा है, तो दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब जो आता हुआ दिखाई देगा वो कितना से 2v से, 2v का मतलब v गुने 10 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे भाई बताओ तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड से दिखाएगा। सीधा सीधा है कि 2v से v से 2v मतलब दुगुना, दुगुना कितना होता है, अगर 10 सेंटीमीटर से आता हुआ दिखाई देगा तो 20 से। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपको अगर समतल दर्पण का बात कर रहा है तो v से आ रहा है तो 2v से जाता हुआ दिखाई देगा। सीधा कहने का मतलब हुआ, जैसे मैंने समझाया अभी, अगर 10 सेंटीमीटर से दर्पण की ओर जा रहा है तो दर्पण में जो दिखाई देगा वो 20 सेंटीमीटर से 20 मीटर प्रति सेकंड से दिखाई देगा। ठीक है, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, वो तो बात वाली बात है। ठीक है, तो यही मेरा समतल दर्पण का पांचवा प्रॉपर्टी का था जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं अपना छठा क्वेश्चन, छठा प्रॉपर्टी की तरफ। ये देखिए, ये आपको मैं बाद में बताता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूं। ठीक है, मेरा मन हुआ कि अभी लिखा देता हूं ताकि फिर जब बाद में दोबारा जो है समतल दर्पण को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा एक तरह से छठा नोट हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो क्या होती है, अनंत होती है। कितना होता है, अनंत। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए हुए हैं इससे पहले। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। आपको याद रखना अच्छे से। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ, ये फोकस दूरी क्या होता है, हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे जब हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल के बारे में जानेंगे। वहां पे हम अच्छे तरीका से समतल फोकस दूरी के बारे में जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, उसके रिलेटेड टू टर्म को जानेंगे। ठीक है, और इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है ना, प्लस का 1 होता है। तो प्लस का 1 हमको ये सूचित करता है कि आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है। इसका मतलब इसका जो फोकस दूरी होता है ना, वो भी धनात्मक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी बताओ तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ये भी आपको अपने नोट में लिख लेना है। मैंने नहीं लिखा हूं तो आपको समझा दिया कितना होता है, प्लस का होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, जो कि फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। तथा आवर्धन जो होता है वो प्लस का 1 होता है। तो आवर्धन ये क्या होता है, किसी भी वस्तु का ऊंचाई होता है और किसी भी उसका जो बना प्रतिबिंब होता है, उस दोनों का रेशियो मेरा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। समझ गए ना। तो यही मेरा आवर्धन होता है जो प्लस का 1 होता है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप अच्छे से नोट बना लो, समझ गए। और बाद में हम जानेंगे फोकस दूरी, आवर्धन सबके बारे में डिटेल से जानेंगे, अच्छे तरीका से ऐसे ही लिख लिख के हम लोग जानेंगे। अच्छा, साथ में अच्छे से नोट बनाएंगे। तो मेरे भाई समतल दर्पण यहाँ पे मेरा समाप्त होता है। इसी के साथ अच्छे से नोट बना लो और मैं उम्मीद करता हूं कि समतल दर्पण आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं है। अगर आपको उसके बाद भी परेशानी है, कृपया मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस समतल दर्पण के लेक्चर को दोबारा देख लो। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट है आप हमको कमेंट करके पूछो कि इस पॉइंट पे मुझे डाउट है, मैं उसको अगले लेक्चर में दोबारा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से आप प्रॉपर नोट बना लो और अच्छे से नोट को रिवाइज करते रहना, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो आपके दिमाग में टू द पॉइंट आपको फिक्स हो जाए और आपके एग्जाम में भी आपको अच्छे से क्लियर रहे, याद रहे। ठीक है, तो आपको अभी से याद करते चला जाना है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट थे। जो था मैंने सब कुछ बताया। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण यानी समतल और अवतल, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, पढ़ते रहो, मस्त रहो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से छोटी बड़ी कोई गलती होती है तो बड़े भाई समझ के माफ कर देना। ठीक है मेरे भाई,
या छोटे भाई समझ के माफ कर देना। अगर आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल पे जो सब्सक्राइब होता है उसको सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है मेरे भाई, ओके बाय, थैंक यू।